Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter dual nature of radiation and matter. इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये है कि जो हम लोगों को इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो बेसिक आइडिया था, कैसे हम लोग यहां तक पहुंचे, पहले ये आपको रिकॉल होना जरूरी है। किस प्रकार से एक सेटअप बनाया गया था जिसमें दो इलेक्ट्रोड थे, आपको याद होना चाहिए। एक को एमीटर नाम दिया गया था, एक को कलेक्टर नाम दिया गया था। एमीटर जो थी, एमीटर वाला जो इलेक्ट्रोड था बेसिकली वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल था जिस पर एक लाइट गिराई जाती थी। यस, ओके। इसको हम लोगों ने एक एक्सटर्नल सर्किट में कम्यूटेटर स्विच के थ्रू एक माइक्रो एमीटर और एक रियोस्टेट, एक वोल्ट मीटर और एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेट ए को, जो कि कलेक्टर प्लेट कहलाती थी, उसको हायर पोटेंशियल पे या मैं बोलूं पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ था। और इसके कारण क्या हो रहा था कि सी और ए के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था और आने वाली लाइट जब प्लेट सी पर, जो कि एमीटर प्लेट पर गिर रही थी, तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हो रहा था और ये एमिशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द लाइट। सो इसे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला, इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला। और ये इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से चलते हुए प्लेट ए पर पहुंच गए, मतलब यहां पर पाथ कंप्लीट हो गया है, करंट फ्लो हो चुका है। ये एक बेसिक आइडिया है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसी फोटो करंट, अब देखो सिंस ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो इलेक्ट्रॉन है और फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो होने वाला जो सर्किट में करंट है, इसे हम लोगों ने नाम दिया है फोटो करंट। कौन सा नाम दिया है? फोटो करंट। क्योंकि देखो सर्किट में भले ही आप बोलोगे सर बैटरी लगी हुई है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, माइक्रो एमीटर है, रियोस्टेट सब कुछ है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट सर्किट कंप्लीट नहीं है। प्लेट सी से लेकर के प्लेट ए तक बीच में खाली जगह है और ये खाली जगह होने के कारण आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये लाइट आई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हुए और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट हुए तब ही तो सर्किट में करंट फ्लो हुआ है। इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आए हुए इस करंट को हम लोगों ने नाम दिया है फोटो करंट। क्या यहां तक की कहानी आप लोगों के दिमाग में क्लियर है? यदि कहानी क्लियर है तो अब हम लोग आगे मूव करेंगे और आगे मूव करेंगे कि भाई ये जो फोटो करंट है इस पर कौन कौन से पैरामीटर्स का असर पड़ता है। क्या बोला मैंने? इस फोटो करंट पर कौन कौन से पैरामीटर्स का असर पड़ता है, किस प्रकार से हम लोग इस फोटो करंट को वेरी कर सकते हैं। सो हमारे पास में आता है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट के लिए हमारे पास में कुछ चार चीजें हैं। सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। सबसे पहला मैंने बोला इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। उसके बाद में हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे, प्लेट ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या असर पड़ रहा है। और लास्ट में हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट सी के बारे में चर्चा करेंगे। सो अब बिना समय गवाए क्या मैं पहला पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूं? पहला पॉइंट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड सी। और चौथा है द नेचर ऑफ द मटेरियल सी। अब मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर आपको चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल मेथड टू इंक्रीज द फोटो करंट, बन सकता है। तीन इसमें से कोई एक ऑप्शन में करेक्ट डाल देगा, बचे हुए चेंज कर देगा। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? सो ध्यान से देखिए, चीजें जरूरी हैं। सीधा पहला क्वेश्चन इस पे बन सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट। अब नॉट रेस्पॉन्सिबल के लिए क्या करेगा? इसमें से तीन डालेगा, चौथा कहीं बाहर से डालेगा। आर यू गेटिंग दिस? आर यू श्योर? पक्का है यहां पे? चलो तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग पे बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है उसका फोटो करंट पर क्या फर्क गिरने वाला है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं,
इस सेटअप के अंदर में। अब देखो आपको वो सेटअप रिकॉल हो जाना चाहिए, आपको 2 पन्ने पीछे पलटोगे अपनी नोटबुक के अंदर में तो वहां पर वो डायग्राम बना हुआ मिलेगा, या फिर यदि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठे हुए होंगे तो उसके अंदर में भी डायग्राम बनाया हुआ रेडीमेड मिलेगा। यदि आप चाहते हैं तो आप यहां पर एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठेंगे तो आपको फायदा ही होगा, क्योंकि आपको जो चीजें मैं बोलने वाला हूं, देखो ऐसा थोड़ी है कि मैं एनसीईआरटी के कहीं बाहर जाके पढ़ाऊंगा, भाई टॉपिक वही रहने वाला है। हो सकता है मैं अलग अलग बुक्स रेफर कर रहा हूं, वो एक अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप लोगों के लिए तो एनसीईआरटी सब कुछ है। एनसीईआरटी इज एवरीथिंग फॉर यू। तो आपको तो एनसीईआरटी पे फोकस करना ही करना है ना। तो एनसीईआरटी पे जब फोकस कर रहे हो तो आपको वहां पर हेडिंग लिखी हुई मिलेगी, डायग्राम लिखा हुआ मिलेगा। तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। भाई देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि मान के चल रहे हैं कि जब हम लोग इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जब इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो उस समय सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये है कि मैंने जो प्लेट ए है, कौन सी प्लेट, प्लेट ए जो कलेक्टर प्लेट है, राइट साइड में देखेंगे आपके डायग्राम में तो राइट साइड वाली जो प्लेट है वो प्लेट ए है, उसको हायर पोटेंशियल पे या फिर मैं बोलूं पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा और सी को लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, और फिर हम लोगों ने यहां पर उस पर लाइट गिराई है। तो क्या होने वाला है कि भैया सी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और ये जो सी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो प्लेट ए की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। ये बेसिक सी कहानी मुझे आती है। अब हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जो भी मैं सोर्स ले रहा हूं, whatever the source I am considering over here, the frequency of the source should be kept constant। वो जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरा जो मन है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का नहीं है। भले ही आप लोग देखोगे यहां पर कि फ्रीक्वेंसी करके लिखा हुआ यस, लेकिन जब मैं एक पैरामीटर को चेंज कर रहा हूं तब मुझे दूसरे पैरामीटर्स को छेड़ना नहीं है। तो मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट, और साथ ही साथ में वो जो पोटेंशियल है जो प्लेट सी और ए के बीच में लगाया है उसको भी मैंने कर दिया कांस्टेंट। और अब मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को करना चालू किया चेंज। अब जैसे जैसे मैं लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जब मैं लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं उससे पहले आपको ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि एक गिवन फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, क्योंकि यदि आपने ये नहीं किया तो फिर आप फोटो करंट को वेरिएशन होते हुए देखोगे कैसे। मतलब सबसे पहली बात तो जरूरी ये है कि भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। मतलब इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी को पहले जो भी एडजस्ट किया होगा, पोटेंशियल को जो भी एडजस्ट किया होगा, वो सब पहले कर लिया है। और लास्ट में मुझे इतना पता लग गया भैया एक गिवन फ्रीक्वेंसी, एक गिवन पोटेंशियल, इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये मैंने पहले चेक कर लिया है। और जब चेक किया तो मुझे क्या मिला कि सी से इलेक्ट्रॉन निकले, ए पे ए ने कलेक्ट किए, सर्किट में से करंट फ्लो होने लग चुका है। अब मेरा जो टारगेट है वो है कि मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को करता हूं वेरी, और मैं पाता हूं कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है तो जो आपका फोटो करंट है वो इस इंटेंसिटी के साथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये जो वेरिएशन मुझे देखने को मिलता है जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये मिलता है लीनियर वेरिएशन। कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन का मतलब क्या है कि भैया जैसे ये दो तराजू की बात करो, इधर में मैंने कुछ डाला तो इतना जितना इधर में गिरा है उतना ही इसमें डालोगे तब ये बैलेंसिंग हो रही है। मतलब जैसे आप देखो, आपने ये बाजार में शक्कर लेते जाते होंगे तो देखो जो डिजिटल तराजू होता है उसमें कैसे होता है कि आप थोड़ा सा डाले, जैसे मान के चलो आपने एक मुट्ठी भर के एक चीज डाली किसी उसमें तराजू में, कुछ तो भी रीडिंग आई। अब मान के चलो यदि आपने एक और मुट्ठी डाली उसमें उसी चीज की, तो बराबर उतना ही इंक्रीमेंट होगा कि कम या ज्यादा हो जाएगा, तो उतना ही होना चाहिए आइडियली। क्योंकि देखो ऐसा होगा कि देखो मैं मुट्ठी यदि भरूंगा तो थोड़ा कम या ज्यादा होगा, वो बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो टेक्निकल एरर है यहां पर, लेकिन मैं यहां पर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये कह रहा है कि भैया लाइट की इंटेंसिटी जितनी इंक्रीज हो रही है उतना ही आपका फोटो करंट भी यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये जो वेरिएशन है वो लीनियर है। बेसिकली देखो ये सब लैब में एक्सपेरिमेंट करके आपको पढ़ा दिया, रेडीमेड तैयार है। अब आपको जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि सर इंटेंसिटी हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, तो वो हम लोग यहां पर आपको बताएंगे कि भैया इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज करनी है। लेकिन कुल मिला के कहानी यहां पर जो आती है वो है इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन यहां पर जो मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं उसको हम लोगों को थोड़ा सा अलग वे में समझना है कि भैया करंट इंक्रीज हुआ है। अब करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब होता है, तो करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। यदि करंट इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो गिवन टाइम है उसके अंदर में फ्लो होने वाला चार्ज क्या हुआ है,
इंक्रीज हुआ है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, करंट यदि इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि गिवन टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज आपका इंक्रीज हुआ है। और यदि चार्ज इंक्रीज हुआ है तो देखो चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए, Q बराबर NE, मतलब किसी भी सरफेस पे कहीं पर भी यदि मुझे चार्ज की कैलकुलेशन करनी है तो Q बराबर NE एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। N सेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E सेज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा यहां पर करंट होगा। तो यहां से मुझे पता लगा कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। सो इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं दोज आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन कहां कहां पर बनेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज तो फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेज लीनियरली, मतलब फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बोला मैंने, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन हो सकता है, भले ही इस चैप्टर का नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है। और तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। 3 क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। और चौथा है इसका ग्राफ, जो ग्राफ आएगा वो आएगा सीधा सीधा, मैं बताता हूं यहां पर थोड़ा सा, ये एक ऐसे लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो ये आपके पास में आ गया, दिख गया, छोटा सा ग्राफ है। नीचे एक्स एक्सिस पर मैंने इंटेंसिटी ले रखी है, वाई एक्सिस पर मेरा फोटो करंट है। जब इंटेंसिटी 0 है तो आपका फोटो करंट यहां पर 0 दिखाया गया है। जैसे जैसे इंटेंसिटी 0 इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका फोटो करंट भी इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे आपका फोटो करंट भी इंक्रीज होते जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? कई लोग सुनेंगे कई लोगों के मन में होगा सर बोलने वाले आर यू रेडी। अरे रेडी काहे के, रेडी तो आप ऑलरेडी हो चुके हो। ऑलरेडी मैं 10 मिनट का तो समय दे चुका हूं भैया, यहां पे 10 मिनट में तो एक टॉपिक मैंने कवर किया है। देखो, यस आई नो दैट आई एम टीचिंग वेरी स्लो, इन अ वेरी स्लो स्पीड। ये स्लो स्पीड है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आपका सिलेबस हमेशा आपका टाइम पर ही कवर होने वाला है, कितनी भी मेरी स्पीड स्लो होने दो, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक एक पॉइंट आपके दिमाग में जाना चाहिए, ये बात ज्यादा जरूरी है। एक बात बताओ, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं? आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? ऐसा थोड़ी कि मुझे सीखना है भाई, मुझे सीखना है क्या मुझे एग्जाम लिखनी है? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में बातें पूरी तरह से अच्छी तरह से जाए। हम लोगों को हर स्टूडेंट का ख्याल रखना है, जो कमजोर स्टूडेंट है उसका भी और जो होशियार स्टूडेंट है उसका भी। तो देखो क्या होगा, कमजोर स्टूडेंट इस लेक्चर को आराम आराम से सुनेगा, थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो उस लेक्चर की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेगा, इससे ज्यादा और कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1.25x में या 1.5x में स्पीड ऑप्शन होता है ना स्पीड वेरिएशन करने का, तो वहां से कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पॉइंट टू पॉइंट जाइए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूं, ये क्वेश्चन बन सकता है, इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। जो बोलते ना कई बार एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो यही होता है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको करना यह है कि या तो आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते चलिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने नोटबुक बनाई हुई है तो नोटबुक में ये स्लाइड आपको कॉपी करनी है। देखो मैंने इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको दे दिया है कि आप इस स्लाइड का स्नैपशॉट लेके लिख के रख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कैसे बनाते हो नोट्स, क्लियर है? पर मैं हमेशा एक बात कहूंगा, खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। चलो हम लोग मुद्दे से भटक गए, इधर उधर की बातों पे, फटाफट से अगली हेडिंग पे हम लोगों को आ जाना चाहिए। चलो अगली जो हेडिंग है हमारे पास में वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर या फोटो करंट पर, इसे हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि वही प्लेट ए को पॉजिटिवली चार्ज रखा, प्लेट सी को नेगेटिवली चार्ज रखा। हमने प्लेट सी पर कुछ लाइट गिराई और वो जो लाइट गिराई उसके कारण क्या हुआ, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये प्लेट ए ने कलेक्ट किए, तो इसके कारण सर्किट कंप्लीट हुआ और सर्किट में से करंट फ्लो होने लग चुका है। ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। अब मैंने एक काम और किया है और वो काम ये है कि मैंने इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रख दिया है। इंटेंसिटी को भी क्या कर दिया है?
कांस्टेंट रख दिया है, साथ ही साथ में फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रख दिया। देखो एक बात सिंपल सी बात है, जब आप एक पैरामीटर को स्टडी कर रहे हो तो बाकी में छेड़छाड़ नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? यदि आज आप दूध पी रहे हो तो दूध के साथ में दही लस्सी नहीं चलेगी। आर यू श्योर? छाछ भी नहीं चलेगी। दूध है तो दूध ही है। और जब आप छाछ दही या लस्सी में से कुछ ले रहे हो तो उस दिन दूध, उस समय आप दूध नहीं लोगे। यही होता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही सिखाते हैं, भैया जब दूध पी रहे हो तो दूध के साथ में छाछ लस्सी और वो सब नहीं लेना है। तो ऐसे ही मैं यहां पर बोल रहा हूं, एक पैरामीटर को छेड़ रहे हो तो दूसरों में, सॉरी, एक पैरामीटर के साथ में स्टडी कर रहे हो तो दूसरे पैरामीटर्स को मत छेड़ो। ऑलवेज फोकस ऑन वन गोल। कई लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। एक गोल पे फोकस रखोगे तो वो आपको जरूर मिलेगा, नजर भटकाओगे 10 जगह तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो आ जाओ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग जो करी वही, भैया प्लेट ए को कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, प्लेट सी का कुछ नेगेटिव पोटेंशियल था, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। फ्रीक्वेंसी को मैंने कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। यही लाइन देखो यहां पर लिखी हुई भी है। देखो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वही यहां पर स्लाइड में आपको एक एक करते हुए मिलने वाली हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आएगा आपके पास में, वही चीजें हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब मैं क्या करता हूं, देखो अब लिखा है ना, हेडिंग क्या बोल रही है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बोल रही है। हेडिंग बोल रही है यदि मेरी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल है, इसका मतलब मैं धीरे धीरे पोटेंशियल चेंज करूंगा, धीरे धीरे मैं पोटेंशियल चेंज करूंगा। यस और नो? आया या नहीं आया? बस आना ही चाहिए भैया। तो बोलो पोटेंशियल धीरे धीरे मैं इंक्रीज करूंगा तो कौन सा, तो आई विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ग्रेजुअली। धीरे धीरे मैंने प्लेट ए का पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू किया, और जब मैं इंक्रीज करता हूं तो इसके कारण मैं पाता हूं कि जो हमारा फोटो करंट है वो भी वेरी कर रहा है। मतलब यदि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो आपका करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि ऐसा हो रहा है तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, और बाद में हम लोग पाते हैं कि कुछ समय पश्चात जब हम लोग पोटेंशियल को काफी इंक्रीज कर चुके हैं तो एक स्टेज ऐसी आने लगती है कि भैया कितना भी पोटेंशियल आप इंक्रीज कर लीजिए, करंट आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, और ये जो मैक्सिमम करंट आपको मिल चुका है उस मैक्सिमम करंट को अब हम लोगों ने नाम दिया है सैचुरेशन करंट। क्या नाम दिया है? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब एक करंट क्या हो चुका है, एकदम कांस्टेंट हो चुका है। ग्राफ में आपको दिखेगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, धीरे धीरे मैंने प्लेट ए का पोटेंशियल इंक्रीज किया, मेरा फोटो करंट भी इंक्रीज होने लगा। एक वैल्यू पोटेंशियल की ऐसी आई कि उसके आगे मैं कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज कर लूं मेरा करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, करंट मेरा एकदम कांस्टेंट बन चुका है, और इस कांस्टेंट करंट को नाम दिया है सैचुरेशन करंट। अब एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान से सुनिए, करंट का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि करंट यदि मैक्सिमम हो चुका है मतलब मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, यस और नो? इसका मतलब यह है कि प्लेट ए ने मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन जितने पॉसिबल थे उन सबको उसने क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। मतलब प्लेट सी से मैक्सिमम जितने भी निकले होंगे उनको प्लेट ए ने क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया। जितनी प्लेट ए की कैपेसिटी थी करंट का फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने की, वो उसने क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। और इसके आगे हम लोगों को क्लियर हो गया है कि भैया करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, और ये इसका वेरिएशन का ग्राफ यहां पर दिख रहा है। देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहां पर इंटेंसिटी है I1 I2 I3। अब ये आपको ग्राफ ऐसे दिख रहा होगा डायरेक्टली, और ये फोटो करंट है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इस समय जो मैं बात कर रहा हूं उस इस समय यही है कि भाई देखो कि जब आपका ये करंट है, ये आपका प्लेट ए का पोटेंशियल है, सो स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो इंटेंसिटी के कारण क्या हो रहा है कि ये वेरिएशन है ही है। ठीक है, ये वेरिएशन है ही है, इसको नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, ए कहां लिख दिया, ये पोटेंशियल की बात चल रही है। ठीक है, नाउ आगे क्या हो रहा है कि अब हम लोगों को एक बात समझ में आई कि भैया इंटेंसिटी से तो कुछ ऐसा फर्क गिर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लेट ए को पॉजिटिव किया था ना और प्लेट सी नेगेटिव थी, अब मैं पोटेंशियल को वेरी कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, अब प्लेट ए को बना दिया नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लेट
सी, और अब मैं इंक्रीज करने लगता हूं नेगेटिव साइड में पोटेंशियल, अब मैं इंक्रीज करने लगता हूं नेगेटिव साइड में पोटेंशियल, तो मैं पाता हूं कि करंट धीरे 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 डिक्रीज होने लगता है। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि जब मैंने पोलैरिटी को रिवर्स किया है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेट ए अब अट्रैक्ट नहीं करेगा, अब ये क्या करने लगेगा? रिपेल करने लगेगा। लेकिन फिर भी प्लेट सी से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब उन्हें हम लोग बोलेंगे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन अब भी भैया प्लेट ए पर पहुंच जाएंगे, इसके कारण कुछ तो भी करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये करंट जो है ना वो धीरे धीरे क्या होने लग रहा है? डिक्रीज होने लग रहा है। और ये जो धीरे, एक्चुअली मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, गलत, रैपिडली बोलना चाहिए था मेरे को, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। और ये तब तक डिक्रीज होता है, एक पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू आती है जहां पर ये फोटो करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू आती है जहां पर ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस समय इंटेंसिटी आपकी फिक्स, इंटेंसिटी आपकी फिक्स, फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स। इस गिवन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए मुझे एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल मिलता है जहां पर फोटो करंट क्या बन जाता है? जीरो हो जाता है। इस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव में मिलेगी, मतलब आप नेगेटिव साइड में आपका क्या हो रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइड में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल यदि मैं बोलूं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि मैंने बोला है पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, देन अ वैल्यू ऑकर्स वेयर द फोटो करंट बिकम जीरो, मतलब मैं नेगेटिव साइड में ऑलरेडी जा रहा हूं। नेगेटिव साइड में इंक्रीज होना मतलब पोटेंशियल का डिक्रीज होना ही है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं चला 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे आ रहा हूं भैया, मैं ध्यान रहेगा क्या? तो ये मेरा डिक्रीज हो गया। लेकिन देखो, यदि मैं जीरो पे खड़ा होके देखूं, जीरो पे खड़ा होके देखूं तो नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली? अच्छा, अब हम लोग यहां पर और बात करते हैं। अब वो ये है कि हम लोग इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करते हैं। ये कहता है भैया कि यदि मेरे पास में इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं पाता हूं कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए आप इंटेंसिटी को कितना भी वेरी कर दो, उससे आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके लिए आपको बैक जाके देखो, ये ग्राफ आपको फिर से देखना पड़ेगा, फिर से एक बार आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। ये ग्राफ को बना लीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूं कि देखो I1 I2 I3 दिख रहा है यहां पर कि देखो एक I1 इंटेंसिटी है, ये I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 है, यस और नो। लेकिन सबके लिए यहां पर देखो ये इस जगह पर -V0 लिखा है। क्या -V0 का मतलब ये है कि नेगेटिव साइड का पोटेंशियल, इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सबके लिए सेम आ रही है, भले ही आपने इंटेंसिटी वेरी कर दी। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड पर सेकंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, लेकिन उससे आपका फोटो करंट लीनियरली वेरी हुआ था। लेकिन जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं रिटार्डिंग पोटेंशियल की या स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी वेरी करने से वेरी नहीं करता है, इंटेंसिटी वेरी करने से वेरी नहीं करता है। कौन? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका मीनिंग ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फिक्स फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इवन दो वी चेंज द इंटेंसिटी, इवन दो वी चेंज द इंटेंसिटी। क्लियर है ये कहानी? बात समझ में आई? हाँ, लेकिन इंटेंसिटी चेंज करने से यह बात जरूर हुई है कि ज्यादा इंटेंसिटी है मतलब करंट ज्यादा है। ध्यान से देखिए, I3 I2 I1 I1 I2 I3, देखो नीचे I1 है, ऊपर I2 है और सबसे ऊपर I3 है, तो ऊपर वाले में करंट ज्यादा है। I3 इंटेंसिटी पर करंट I3 जो है वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? देखिए अपने आप दिखेगा ना, ये वाली लाइन देखिए, ये I3 इंटेंसिटी का है तो करंट सबसे ज्यादा है, यस और नो। लेकिन पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। पॉइंट याद होने चाहिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, भले ही मैंने यहां पे इस वाले इसमें नहीं लिखवाया। क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार,
नाउ ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ये 2 पॉइंट यदि हमारे क्लियर हो चुके हैं तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, और अगला है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमारे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट गिरता है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या देखने को मिलती है। अब ध्यान से देखिए, ये बीच में से अचानक से एक टॉपिक आया है, क्या है ये, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इसका क्या फर्क गिरने वाला है। यहां पर देखिए डायग्राम तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, डायग्राम यहां पर ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब देखो इस डायग्राम के बेसिस पर यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि फिर से हम लोगों ने लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स किया और फ्रीक्वेंसी को वेरी करना चालू किया। पिछले केस में फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, पिछले केस में फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैंने चेंज किया था। देखो ध्यान से सुनते चलिए, पॉइंट लिखोगे, एक ही चीज को दो दो बार बोल रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बोला कि ए फॉर एप्पल और अगली बार बोल रहा हूं कि ए फॉर बनाना, ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बार में भी ए फॉर एप्पल ही बोला जा रहा है। सो बात को ध्यान से सुनना है, बात को काटना नहीं है। इसलिए स्लाइड्स आपको गिवन है, स्लाइड से आप देख के एक एक पॉइंट लिखिए, 2 बार 3 बार रीड करोगे दिमाग में छप जाएंगी बातें। क्या बोला मैंने, पिछले केस में मैंने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा था, इंटेंसिटी को वेरी किया था। इस वाले केस में मैंने क्या किया है, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया है और मैंने फ्रीक्वेंसी को वेरी करना चालू किया है। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, देखो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं बैठ के, ये ऑब्जर्वेशंस प्रैक्टिकल लैब में किए गए, वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना ज्यादा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू मिलती है। ध्यान से सुनो क्या बोला गया, जितनी ज्यादा, अच्छा यहां पे लिखा नहीं है क्या, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन। बट देखो ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है, ये सब काम सही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी सैचुरेशन करंट क्या होता है, इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल दी फ्रीक्वेंसी। सैचुरेशन करंट सभी फ्रीक्वेंसी के लिए सेम होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैचुरेशन करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी चाहे डिक्रीज होगी, सैचुरेशन करंट उतना ही बना रहने वाला है, बशर्ते आपकी इंटेंसिटी पहले से क्या कर रखी है, आपने फिक्स कर रखी है। देखो नहीं तो क्या हो जाएगा, कहानी में गड़बड़ी हो जाएगी, सब जगह आप इधर उधर घुमा दोगे तो, ठीक है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, एक बात हम लोगों को समझ में आई, क्या, वो मैं समझाता हूं कि एनर्जी का मतलब होता है Q इंटू वी। क्या होता है, Q इंटू वी। अब इसका मतलब देखिए, सुनिए क्या है, E इज इक्वल टू Q इंटू वी का मतलब है, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है E, तो आप K लिख लीजिए, ठीक है, K। और Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, और हमारे केस में यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने लिख दिया E। और V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाया जा चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि मैं 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करता हूं तो उसके पास जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, बराबर है, यस और नो। और वो एनर्जी कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोगों को यहां पर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर में ही स्टडी करना है, तो वही मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यस और नो। यदि बात समझ में आई तो अब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल चाहिए नेगेटिव साइड का, उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर होगा इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। इसके कारण ही ऐसा ग्राफ यहां पर देखने को मिल रहा है। अब कहानी को एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। वही कहानी है आपके पास में कि भैया देखो, प्लेट ए को पॉजिटिव बनाया, प्लेट सी को नेगेटिव बनाया, लाइट डाली, इंटेंसिटी फिक्स करी, मैंने फ्रीक्वेंसी वेरी करना चालू किया, तो मैं पाता हूं कि एक करंट इंक्रीज हुआ, सब कुछ हुआ, और जो सैचुरेशन करंट आ गया वहां पर आपका सैचुरेशन करंट है, ठीक है। सैचुरेशन करंट में कोई वेरी नहीं हो रहा है। मैं यहां पर मेनली स्टडी करनी है रिवर्स डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बात करनी है, तो इंटेंसिटी फिक्स, फ्रीक्वेंसी को मुझे वेरी करना है। तो हर बार मैं पाता हूं कि जितनी फ्रीक्वेंसी में बढ़ाता हूं उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जिस समय सर्किट में करंट जीरो हो रहा है उसके लिए जो पोटेंशियल आ रहा है मेरा, वो और ज्यादा आ रहा है नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, यस और नो। बात समझ में आ रही, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज ही हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज ही हुआ है, बट नेगेटिव साइड में। सो ये कहानी है। देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाए हैं, न्यू वन है, ये है न्यू वन,
ये है न्यू1 इज लेस देन न्यू2 इज लेस देन न्यू3। सो न्यू3 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आया जो है VO3। सो यहां पर VO3 मैग्नीट्यूड वाइज VO3 इज ग्रेटर देन VO2 ग्रेटर देन VO1। ध्यान रखिए मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं, मतलब मैंने साइन को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंसीडर किया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अब यहां पर एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है वो आपका फ्रीक्वेंसी के साथ में लीनियरली वेरी करता है फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं हो जाए कि आपने कुछ और वेरिएशन दिखा दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब यदि आपने ग्राफ बनाया है ऐसा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट है, बिकॉज लीनियर वेरिएशन यहां पर दिखाया गया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ना, एक पॉइंट और आ रहा है, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहां पर क्या हो रहा है बात, देखो अब ये मैंने रैंडमली ऐसे ग्राफ बनाया, प्रॉपर नहीं बनाया, नहीं तो आप कई लोग समझेंगे अच्छा ये प्रॉपर वाला ग्राफ है। नहीं, प्रॉपर वाला नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे बना दिया। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और ये जो 0 है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। पॉइंट याद रखने वाले ज्यादा है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। कौन? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सवाल बनता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सही है क्या? गलत। क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन? सही है क्या? सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सही गलत? सही। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी? गलत। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओ हो, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यही परेशानी है कि हम लोगों से यहां पर गलती होने की संभावना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसी स्टेट में जहां पर हम लोग आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे। वो ये है कि अब हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेके आए, और उसके लिए हम लोगों ने देखा कि एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास में आ गई है, उसके नीचे आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है, भले ही आपने इंटेंसिटी कितनी भी हाई कर दी है। सो ये एक पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? कई लोग बोलेंगे सर यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग गया, अब बातें थोड़ी दिमाग के ऊपर जाने लगे। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास में एक न्यू फ्रीक्वेंसी यहां पर आ रही है, डिक्रीज करते गया मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करते गया? डिक्रीज करते गया, और मैं देख रहा हूं कि करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं एक स्टेट ऐसी आई कि भैया वहां पर आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आ रहे। वो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोगों ने नाम दिया है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर उसे हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। इस पे सवाल बनता है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब समझाऊंगा क्या होगा ना। देखो ये यहां पर ग्राफ दिया है, देखो क्लियरली ग्राफ दिख गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कैसा ग्राफ आया है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये मेटल ए है, इसके लिए ये कुछ यहां पर फ्रीक्वेंसी है, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका 0, और यहां से आगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ क्लियर हुआ आप लोगों को? यस और नो? यदि ये ग्राफ क्लियर हो चुका है तो अब हम लोगों को जो पढ़ा है उसकी समरी कलेक्ट करनी है। उसकी क्या करनी है? वी हैव टू कलेक्ट द समरी ऑफ ऑल दी थिंग्स। अच्छा एक बात और सुनिए यहां पर। अब यहां पर है ना, आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि सर आपने नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ बोला नहीं। तो ये जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर में कवर है। कैसे? कि देखो यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन दिख रहा होगा, मैं यहां पे जरा साफ कर देता हूं जिससे आपको दिखेगा। मेटल ए और मेटल बी लिखा हुआ दिख गया, यस और नो? तो मेटल ए के लिए अलग ग्राफ बन रहा है, मेटल बी के लिए अलग ग्राफ बन रहा है। यहां पर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा शायद सेलिनियम एक ऐसा है जिसके लिए क्या बोलते हैं, ये होता है विच इज मोर फोटो सेंसिटिव, मतलब सबसे ज्यादा फोटो सेंसिटिव कंसिडर किया जाता है। आप एनसीईआरटी को रीड करना, वहां पर ये पॉइंट मिलेगा।
क्लियर है। और जो कॉपर जिंक है वो लेस फोटो सेंसिटिव हैं। अब कोई बात नहीं, अब हम लोगों को यहां पर कवर करनी है समरी। जो समरी है वो क्या कहती है? समरी कहती है कि भाई एक गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए, जिसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, उसके लिए फोटो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कब? मटेरियल फिक्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स। ध्यान रखना, पॉइंट समरी है ये। समरी का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा है उसको हम लोग शॉर्ट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल फिक्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में क्या, कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? सैचुरेशन करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ध्यान दीजिए, मटेरियल फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो जो सैचुरेशन करंट आ रहा है वो क्या है? प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो लाइट आपकी गिर रही है उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता के क्या है? समानुपाती है। कौन? सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। जबकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, ध्यान से सुनिए, एक ही पॉइंट के अंदर में दो दो पॉइंट है, तो वो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कितने क्वेश्चन बन गए यहां पे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं समरी के अंदर में भी। मतलब ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं हुआ है, लेकिन इसको समराइज कर रहे हैं हम लोग, जिससे क्या है ना कि आपको जो आपने पढ़ा है वो यहां पर आपको रिवाइज हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या दिया है? अगला पॉइंट कहता है मेरे पास में कि यदि एक मेरे पास में कोई तो भी गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो उसके लिए एक मिनिमम कट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, जिसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन भैया बाहर नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से देखो, मैं बात कर रहा हूं, ये समरी चल रही है, मतलब जो पढ़ा है वही रिपीट टेलीकास्ट है, जो पढ़ा है वही रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। इसके आगे जो पॉइंट है वो एक और है, वो ये है कि जब आपकी जो लाइट जो मैंने गिराई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना, मैंने जो जैसे मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, इतनी कम नहीं होगी, ज्यादा होगी, ओके। और यदि मैंने जो लाइट है इसके ऊपर गिराई है वो है 1000, ठीक है, तो ये तो कट ऑफ हो गई, इसके ऊपर है, यहां पर आपका क्या होगा? फोटो एमिशन होगा। यस और नो? होगा। तो फोटो एमिशन होगा मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। अब यदि ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ में इंक्रीज होती है, बट इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। यही यहां पर बोला गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एक बात और कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसे हम लोग V0 या VS से रिप्रेजेंट करेंगे, V0 या हो सकता है VS, दोनों भी सिंबल चल जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। VO0 लिखा है या VS लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ही बात कर रहा है। ये जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, बराबर है। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ऐसे ही हमारे पास में एक पॉइंट और बचा है जो कि लास्ट पॉइंट है, वो कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और वो बिना किसी टाइम लैग के हो जाती है। चाहे भले आप आने वाली लाइट को कितना भी डिम क्यों ना कर दो, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी भी कम क्यों ना कर दो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यदि होना है तो वो होके रहेगा, बशर्ते आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास में एक सवाल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट क्या कहता है? आपको पूरे मतलब फिजिक्स के अंदर में बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 12th पोर्शन की जो फिजिक्स है कि भैया ये जो प्रोसेस है इसको मैं पार्टिकल नेचर कंसीडर करना है या वेव नेचर कंसीडर करना है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब जैसे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही बात करूं, जैसे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही बात करता हूं यहां पर, तो सवाल बनता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन से फिनोमिना, क्या वेव नेचर ऑफ लाइट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाता है
या नहीं कर पाता है, ये क्वेश्चन है। तो बताओ इसका आंसर। पहले तो यस और नो में आंसर दे दो मेरे को, कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। बोलो यस या नो, हाँ या ना, फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन कर पाता है क्या? आंसर है नो, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है। कैसे है, क्या है, वो अभी हम लोगों को यहां पर सीखना है। देखो बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, 2 पन्ने कवर किए होंगे एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है मैंने यहां पे बिल्कुल नहीं भगा रहा हूं। यदि भगाना होता तो मैं अब तक है ना जो प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर को मिला के एक ही लेक्चर में कवर कर सकता हूं मैं, बट नहीं कर रहा हूं ऐसा। स्लोली चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, धीरे धीरे चलेंगे। तो भैया सवाल ये उठता है कि माना कि यदि मैंने लाइट को वेव मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेता हूं? वेव। यदि मैंने लाइट को वेव माना होता तो क्या होता था कि वेव आके गिरी तो वहां से जो सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके कारण यहां पर एक पॉइंट बन के आता है, वो ये है कि यदि मैंने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाऊंगा, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और यदि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब हर उस इलेक्ट्रॉन की बात यदि मैं करूं, यहां पर जो फ्री सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस विल बी मोर। कब? यदि मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया। यस और नो? तो मैं बोला यस, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर जो साथ में चल रही है वो क्या है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए थी। मतलब जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे तो एनर्जी इंक्रीज हो ही रही है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए थी। मतलब यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है कि भाई मुझे फिर फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। देखो फ्रीक्वेंसी का वैसे मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर निकल रहे हैं, सॉरी कितने फोटॉन्स यहां पर आ रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग सकती है, यहां पर कोई बात नहीं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लाइट होती है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। लाइट के अंदर में क्या होता है, एक साइड में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं ऐसे चल रहा हूं, मान के चलो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये मेरी लाइट गई, जैसे ये लाइट गई आपकी तरफ लाइट आ रही है, ये मेरा इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे वेरिएशन हो रहा है, ऐसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। मतलब ये ऐसा शेप बनता है, ठीक है। ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस डायरेक्शन में यदि लाइट गई है तो यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि मैं राइट हैंड से दिखा रहा हूं, आपको लेफ्ट हैंड में अपने आप प्रॉपर्ली सही दिख गया होगा, ठीक है। चलो, सो ये कहानी समझ में आई। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि ऐसा हो तो भैया लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, यदि इंटेंसिटी मैंने ज्यादा बना दी, इंटेंसिटी मैंने क्या कर दी, ज्यादा बना दी, तो इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन के पास में ज्यादा एनर्जी आ जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी आनी ही नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात है कि भैया इलेक्ट्रॉन यहां पे देखो, लाइट वेव नेचर है तो वेव तो कंटिन्यूअसली आ रही है। वेव थोड़ी रुक रही है, रुक रही है क्या? नहीं, लाइट तो आ रही है कंटिन्यूअसली। तो भैया रुक थोड़ी देर, जैसे आप चाय बनाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे चाय बन रही है आपकी, तो मैं बोला कि चाय के लिए आपने पतीले में पानी लिया, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली और सब इंग्रेडिएंट डाल दिए, दूध सब डालना है जो डाल दिया, ठीक है। अब कल बोले सर आपने इलायची तो डाली नहीं यार मुझे अदरक पसंद है। मुझे अदरक भी नहीं, छोड़ो यार, मेरी पसंद और नापसंद से क्या मतलब है, हम तो सिंपल चाय की बात कर रहे हैं, ना अदरक है ना इलायची, छोड़ो। दूध डाला, पानी भी हटा दो यहां से, शक्कर और चाय पत्ती और दूध, खत्म। अब मैंने बोला गैस पे रखा, तो क्या गैस पे रखते ही चाय बन जाएगी क्या? अरे बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। सही बात है, नहीं बनेगी। इट विल टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू चाय बनना। चाय बनने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। ओके ठीक है, एक बात बताओ, यदि मैं यहां से हटके अपने घर के गैस चूल्हे पे बना रहा हूं, इसकी जगह में जो बड़ी भट्टी है उसके अंदर में रख दूं, तो क्या सीधा झटके में चाय बन जाएगी?
ये तो सोचने वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है। इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि भैया रख दिया और ले चाय तैयार, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, नीचे से गैस की जो फ्लेम आ रही है वो कंटिन्यूअसली उस पतीले को क्या दिए जा रही है, एनर्जी दिए जा रही है, एनर्जी दिए जा रही है। अंदर पतीले के अंदर में जो दूध है, शक्कर है, जो चाय पत्ती है, वो क्या कर रही है, एनर्जी को गेन किए जा रहे हैं, एनर्जी को गेन किए जा रहे हैं, और टेम्परेचर धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वहां पर वो बॉयल करने लगेगा, और तब मैं बोलूंगा कि चाय बनने लग रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि एक बार बॉयल हुआ कि चाय उतार के रख दी और चाय छान के पी ली, बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। कई लोग बोलेंगे सर चाय भी बना, भैया बैचलर रहे हैं तो चाय भी बनाई है, खाना भी बनाया है, साइड में करते हैं बैचलर की बात को। मैं बात क्या कर रहा हूं कि झटके में हुआ क्या काम, नहीं, इट हैज टेकन सम अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, गैस को स्लो कर दूंगा तो और ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा फास्ट कर दूंगा तो समय कम लगेगा। समय का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने बोला यस आएगा। लेकिन यहां पर भी तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि भैया लाइट गिराए जा रहा हूं मैं, इंटेंसिटी बढ़ा दी बहुत ज्यादा, तो उन इलेक्ट्रॉनों ने तो धीरे धीरे एनर्जी गेन करते रहने चाहिए, और जब इकट्ठी हो जाए एनर्जी तो ले भाई भाग जा। कहानी सुनाई थी, दो दोस्त लड़ गए थे, दो रूममेट थे, दोनों लड़ गए थे, तो क्या हुआ था, जो जाना चाहता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए तो वो निकल जाएगा, और जो रोकना चाहता है उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो रोक लेगा। तो यहां पर यदि बाहर वाले को धीरे धीरे एनर्जी मिल रही है तो उसका कोई उपयोग यहां पर नहीं होने वाला है, यही यहां पर बात करी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और आराम से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता था, और धीरे धीरे हमारे पास में करंट भी आ जाता था। लेकिन एक बात समझ में, यहां पर एक छोटे से पॉइंट को मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि देखो, इवन दो हम ये बात जरूर कहेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को काफी देर तक, मतलब देखो ये वेव फ्रंट नाम की एक चीज होती है। वेव फ्रंट क्या होता है कि जैसे ये वेव आ रही है, जैसे ये वेव आ रही है, तो इसका आपने यहां पे कट मार दिया। जैसे मान के चलो आपने बनाना देखा है, तो बनाने को कट मार दो, ऐसे बनाना मानो कि एक लाइट वेव आ रही है, बनाना मान के चलो लाइट वेव आ रही है, उसको कट मार दो, सामने से देखो क्या दिख रहा है। या वायर देखो, आप वायर को देखो, वायर का अच्छा एग्जांपल है। तो जो सामने से दिख रहा है वो है फ्रंट, तो ऐसी जो वेव चल के आ रही है वो उसका हो गया फ्रंट। अब ये स्फेरिकल होता है, जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं उस स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, मतलब ऐसा, ठीक है। इसमें ऐसे ये बहुत सारा ये सब ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो ये वेव फ्रंट है। तो ये जो वेव फ्रंट है, मतलब यहां पर जितनी भी एनर्जी है वो सारी धीरे धीरे यहां पर आनी चाहिए थी, बराबर है। और यदि ऐसा हो रहा है कि यदि समय ज्यादा लग रहा है, यदि हम लोग समय की यहां पर बात करने लगे, तो हर इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी है वो भी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चाय के पतीले में क्या हो रहा था, नीचे से गैस फ्लेम ने एनर्जी दी, तो वो जो सबसे नीचे वाले थे उन्होंने ली, उसने आगे ट्रांसफर करी, आगे ट्रांसफर करी, आगे ट्रांसफर करी, तो पर यूनिट जो सबको मिली क्या वो स्मॉल हो गई? भले आपने एक साथ दी थी उस जगह, पर वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो क्या हो गई, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, स्मॉल हो गई। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करने के लिए, और वो जो वर्क फंक्शन है जो कि इसको रोके रख रहा था वहां मेटल की सरफेस के अंदर, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता था। टाइम लगता कि नहीं लगता? लेकिन मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कि भैया जैसे ही लाइट गिरी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट मिल गया। तो इसका मतलब ये तो हमारी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और यदि प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है इसका मतलब ये लाइट का वेव नेचर तो हो ही नहीं सकता। लाइट का वेव नेचर मुझे यहां पर इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो देखो यही लड़ाई थी जो पहले चल रही थी, लाइट पार्टिकल नेचर की वेव नेचर। जैसे वेव नेचर से मैं इस फिनोमिना को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पार्टिकल नेचर से मैं इसको कर पाता हूं। अब पार्टिकल नेचर की बात हम लोग कर रहेंगे, और अभी हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बाकी है, लेकिन इतना जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपके लिए बता देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, हम लोग पूरी फिजिक्स के अंदर में कुछ फिनोमिनास पढ़ेंगे, वहां पर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, या विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से समझाया जा सकता है, इस नेचर से नहीं समझाया जा सकता। कौन से नेचर से? वेव नेचर से।
पार्टिकल नेचर से सुनिए कैसे समझ में आता है। लाइट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप जानते भी, जूनियर क्लास में पढ़ा है। लाइट क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ क्वांटा। क्वांटा है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो एक पैकेट आया, एक फोटो इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसने तुरंत एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी और तुरंत अपने रास्ते निकल लिया। ये होती है एक्चुअल कहानी, ठीक है, जिसे हम लोग आने वाले सबसीक्वेंट लेक्चर्स में सीखेंगे। क्लियर है? सो आज हमारा जो समय सीमा है वो भर चुकी है ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के चक्कर में। कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा ही आप लोगों को दिमाग में बातें फिट बैठेंगी। क्लियर है? सो समय सीमा, अब आपको मैं बोल चुका हूं समय सीमा, 2 बार शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया है। तो समय सीमा में हमें परमिशन नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है कि हमें आज यहां पर रुकना पड़ेगा, और यदि मैं यहां पर रुकता हूं तो इसका मतलब यही बनता है कि आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।